गुड इवनिंग एवरीबॉडी, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी में आप सभी का भरपूर स्वागत है। हम बात करने जा रहे हैं आधुनिक भारत के इतिहास में बंगाल में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना की कहानी पर। इसमें कंसेप्ट भी है, इसमें षड्यंत्र भी है और इसमें ब्रिटिश सत्ता की शक्ति का लोहा भी है। हमने अपने पिछले दोनों कक्षाओं में बहुत स्पष्ट रूप से आपको यह बताया था कि किस प्रकार से भारत में यूरोपियन कंपनियां आई और उस यूरोपियन कंपनियों में जो सबसे पहली यूरोपियन कंपनी थी पुर्तगाली, वह पुर्तगाली कंपनी आखिर अंग्रेजों के द्वारा न केवल परास्त हुई बल्कि उसे मुगल सत्ता के द्वारा भी बंगाल जैसे संपन्न क्षेत्र से खदेड़ दिया गया था। अंग्रेजों के द्वारा जो कर्नाटक के 3 युद्ध हुए और उन तीनों युद्ध में खास करके जो तीसरा युद्ध था उसमें जो फ्रांस की हार हुई तो अंग्रेजों के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो भी खत्म हो गया। डच और डेनिश यह अंग्रेजों के लिए कोई बहुत बड़ा चैलेंज बन ही नहीं पाए, क्योंकि एक तो अपनी सारी प्रॉपर्टी अंग्रेजों को बेचकर चला गया था। इन पूरे कहानी में यह बात तो स्पष्ट हो गई कि भारत की जमीन पर अब यूरोप के जितने प्रतिद्वंदी अंग्रेजों के लिए थे वो बचे ही नहीं थे। और दूसरी तरफ सोने पर सुहागा अंग्रेजों के लिए यह हुआ कि भारत की मुगल जो केंद्रीय सत्ता थी औरंगजेब की मृत्यु के बाद न केवल कमजोर हुई बल्कि भारत में क्षेत्रीय सत्ताएं अब आपस में एक दूसरे की प्रतिद्वंदी भी होने लगी और मुगल सत्ता से अपने आप को स्वतंत्र भी करने लगी। राजस्थान में राजपूत, महाराष्ट्र के आसपास में मराठा, बंगाल के नवाब, उत्तर भारत में खास करके अवध वाला जो क्षेत्र था वहां के हर राजा के सपने आने लगे कि अब हम भी इस पूरे भारतीय भूमि को अपने कब्जे में करके सभी को हमारे अधीन कर सकते हैं। और इसी कंपटीशन में, इसी प्रतिस्पर्धा में अंग्रेजों को लाभ होता गया। 2 बिल्लियों की लड़ाई में जो बंदर का फायदा होता है वही फायदा भारतीय 2 राजाओं की लड़ाई में अंग्रेजों को भी मिलने लगा। आज की कहानी में हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से मुगल सत्ता कमजोर होती है, किस प्रकार से अंग्रेजों के कॉम्पिटिटर खत्म होते हैं और हम जानेंगे कि फिर बंगाल जैसे संपन्न क्षेत्र में आखिर वो क्या हुआ कि प्लासी और बक्सर की लड़ाई के बाद अंग्रेजी हुकूमत बंगाल में एक शासक के रूप में स्थापित हुई। जो आए थे व्यापार करने अब वह राजा बनने लग गए, अब वह शासक बनने लग गए और इस पूरे क्षेत्र में न केवल राजस्व वसूलने लगे बल्कि यहां पर हर निर्णय लेने के लिए वे स्वतंत्र होते गए। यही वो प्रांत है जहां से फिर वो पूरे भारत का सपना भी देखना प्रारंभ करते हैं। हम कह सकते हैं कि बंगाल वो रास्ता था जिसने अंग्रेजों को भारत पर कब्जा करने के लिए एक संदेश दे दिया था। बंगाल वो जीत थी जिसके बाद उन्हें लगा कि अब भारत में उनका प्रतिद्वंदी कोई नहीं होगा, खास करके बक्सर की लड़ाई के बाद। क्योंकि प्लासी की लड़ाई तो षड्यंत्रकारी लड़ाई थी। तो जो विद्यार्थी पहली बार कहानी पढ़ रहे हैं, आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, मैं उन्हें बता दूं कि वो कुर्सी की पेटियों को टाइट बांध ले, क्योंकि हम टाइम मशीन में पिक्चर के 3 सीन पर ध्यान देंगे। मतलब हम पीछे जाएंगे और 3 जगह फोकस करेंगे। पहला कि यूरोप के जो प्रतिस्पर्धी आए थे उनके साथ क्या हुआ, दूसरा दिल्ली में बैठे हुए मुगल शासक औरंगजेब के बाद क्या उनकी स्थिति होती है, और तीसरा बंगाल के राजनीतिक हलचल का क्या लाभ अंग्रेजों को मिलता है। इस पूरी कहानी में
इन 3 सीन को जो समझ जाएगा वो जान लेगा कि कैसे भारत की बागडोर धीमे धीमे अंग्रेजों के पास पहुंचती जाएगी। शुरुआत करने से पहले एक बड़ा महत्वपूर्ण संदेश कि हमारे सीसेट का बैच 25 जुलाई से प्रारंभ होने जा रहा है। इस बार हम आपको दे रहे हैं एक बैच के साथ एक बैच फ्री, केवल इसलिए ताकि आप अपनी तैयारी और अपने सीसेट की कमी को शुरुआत में ही दूर कर ले और एटलीस्ट 2 बार क्लास को कंप्लीट करें। बाकी एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए आपको दिया जा रहा है अनअकैडमी जीएस का सब्सक्रिप्शन, जिसमें आपको मिलता है 15 महीने का सब्सक्रिप्शन सीसेट, जीएस और टेस्ट सीरीज का। जबकि आपके सामने है प्राइस इंक्रीज होने का जो भी सीजन है या जो टाइमिंग है वो नजदीक आ रहा है, तो कीमतें बढ़े उससे पहले आप अपने सब्सक्रिप्शन को सिक्योर कर लीजिए। विजेता बैच स्टार्ट हो चुका है रिपीटर्स स्टूडेंट्स के लिए, और साथ ही साथ फाउंडेशन के लिए मंजिल अचीवर्स बैच तथा 2026 के लिए न्यू बैच भी आ चुका है। यदि आप अनअकैडमी यूपीएससी समिट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो फ्री रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, क्योंकि आपको मिलेंगे कई सारे ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियन और उनके एक्सपीरियंस का अनुभव, ताकि आपको पता रहे कि क्या चीजें देखना जरूरी होती है एक सफल इंसान में, एक ब्यूरोक्रेट्स में, एक समाज सेवक में। क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम में मेंस वाले विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है, और आइकॉनिक अब और भी आइकॉनिक हो चुका है। एआई बेस्ड आंसर इवैल्यूएशन, एआई बेस्ड इंटरव्यू गाइडेंस, क्विक रिवीजन मॉड्यूल। आपको इसमें मेंटर्स तो मिलेंगे जो आपके आंसर को चेक करेंगे, लेकिन इमीडिएटली एआई बेस्ड आंसर का जो फीचर है वो एक अद्भुत फीचर रहेगा। हमारा सीसेट का बैच यदि आप 20 जुलाई तक ज्वाइन करते हैं तो ये मात्र 9,000 रुपए में उपलब्ध किया जा रहा है। 70 से ज्यादा विद्यार्थी अनअकैडमी प्लस और आइकॉनिक के विद्यार्थी थे। ये बहुत बड़ा रिजल्ट है जो हर साल लगातार बढ़ता जा रहा है। आइए शुरुआत करते हैं आधुनिक भारत के इतिहास में। आधुनिक भारत के इतिहास में मैंने आपको एक सवाल दिया था कि क्या सच में इसे आधुनिक भारत का इतिहास कहा जाना चाहिए, जो कि एक प्रकार से गुलामी का इतिहास है। आपने कुछ बच्चों ने उसमें जवाब दिए हैं, कुछ ने हाँ कुछ ने ना, लेकिन तर्क उतने बेहतर नहीं मिले मुझे। मैं चाहूंगा कि कोई तो ऐसा हो जो बेहतर तर्क के साथ जवाब दे सके। आइए शुरुआत करते हैं कि अब जबकि भारत में कई यूरोपियन कंपनियां आ चुकी थी, कुछ ने अपने आप को समेट लिया था, कुछ विस्तार करने लगी थी, तो आखिर क्या वो परिणाम हुए कि हम जो पुर्तगालीज की शुरुआत से आगे बढ़े, फ्रांसीसी लास्ट में आए, लेकिन अंग्रेजों ने फाइनली इस पूरे भूभाग को अपने नियंत्रण में कर लिया। मैंने आपको बताया था कि जीएस पेपर 1 में सिलेबस एक्सप्लेन किया गया यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4 में, जो मॉडर्न हिस्ट्री का है। बंगाल में ब्रिटिश शक्ति का विस्तार और मजबूतीकरण, सुदृढ़ीकरण, यूरोपियन व्यापारिक कंपनियों के परिप्रेक्ष्य में तत्कालिक परिस्थितियां। पहले हम देख लेते हैं कि जो यूरोपियन कंपनी आई थी उनमें अंग्रेजी कंपनी कैसे बच गई। पुर्तगालीज आए, लंबे समय तक भारत में रहे, अंग्रेजों के जाने के बाद भी भारत में रहे, लेकिन उनका दायरा बहुत ही सीमित रहा। वे गोवा जैसे आसपास के क्षेत्र तक ही अपने आप को संभाल सके। कर्नाटक का तीसरा युद्ध, जो कि 1754 में, एक प्रकार से हम कहेंगे कि सप्तवर्षीय युद्ध उधर शुरू होता है और यहां पर थोड़ा जल्दी शुरू हो जाता है। ब्रिटिश विजय के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में सबसे प्रबल प्रतिद्वंदी फ्रांसीसी शक्तिहीन और लगभग समाप्त हो गए। फ्रांसीसी अभी भी मिलते हैं पदुचेरी वाले क्षेत्र में, लेकिन इनका दायरा बिल्कुल सीमित और एक सामान्य यूरोपियन नागरिक के रूप में, रहवासी के रूप में ये रहते हैं। और 1745 में डेनमार्क के निवासी डेनिश कंपनी जो आई थी, वो तो अपनी पूरी व्यापारिक कोठियां ब्रिटिशों को बेचकर चली गई थी, तो फ्रांसीसी हार गए, डेनिश बेचकर चले गए। पुर्तगाली 1620 में ही अंग्रेजों से पराजय झेल चुके थे और 1663 में मुगल सेना के द्वारा पुर्तगालियों को पराजित करके कलकत्ता और हुगली के क्षेत्र से खदेड़ दिया गया था। फलस्वरूप भारतीय राजनीतिक पटल पर ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी थी, अब इकलौती व्यापारिक कंपनी के रूप में बच गई थी। तो पहले सीन में तो यह बात क्लियर हुई कि अब भारत में यूरोप से आने वाली सबसे मजबूत,
सबसे शक्तिशाली जो कंपनी बच गई थी वो ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी थी। पर किसी को कहते हैं ना भाई कि किस्मत मेहरबान तो गधा पहलवान। मैं कहूंगा कि यहां पर अंग्रेजी हुकूमत के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। इधर यूरोपियन कंपनियों की कंपटीशन लगभग 1754 में कंप्लीटली खत्म हो गया, ये मान के चलो आप 1754 में। लेकिन इधर 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो 1707 के बाद औरंगजेब के बाद आने वाले मुगल शासक ना तो दूरदर्शी हैं, ना वो इतने शक्तिशाली और इतने बेहतर प्रशासक रहे कि वो पूरे भारत को नियंत्रित कर सके। 1707 से लेकर 1754 के बीच में, 1755 के बीच में, इन 40-45 वर्षों में स्थितियां और भी अंग्रेजों के अनुकूल हो गई, क्योंकि मुगल सत्ता के कमजोर होने के दो इंपैक्ट हुए। पहला, जो शक्तिशाली अलग अलग राजा थे, राजपूत, मराठा, नवाब, बंगाल का नवाब, अवध का नवाब, इन्होंने, हैदराबाद का नवाब, इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया और मात्र नाम मात्र के लिए वो मुगल के अधीन कहलाए गए। लेकिन अब वो सारे निर्णय अपनी सत्ता के, अपने आने वाले शासकों के, अपनी जो भी विरासत है उसके सब निर्णय वो स्वयं लेने लगे। पर दूसरा, वे केवल अपने क्षेत्र में निर्णय नहीं लेने लगे, बल्कि उनके अंदर यह इच्छा भी जागरूक होने लगी कि अब केंद्रीय सत्ता मुगलों की जब नहीं रही तो क्या वे केंद्रीय सत्ता के रूप में अपने आप को विस्तार देने लगे। अड़ोसी पड़ोसी और अन्य राजाओं के साथ उनके युद्ध होने लगे और इसी का लाभ उठाकर अंग्रेजों ने हमारे शासकों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू किया और धीमे धीमे कुछ के साथ सकारात्मक, कुछ के साथ नकारात्मक संबंधों की एक श्रृंखला ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रारंभ की। तो कहानी के दूसरे पहलू पर आते हैं कि मुगल दरबार में क्या हो रहा है, इस समय मुगल दरबार की स्थिति क्या चल रही है। 18वीं सदी के मध्य के भारत का इतिहास, 18वीं सदी का मध्य का भारत का इतिहास 1750 के आसपास मूलतः औरंगजेब की मृत्यु से प्रारंभ होता है। वैसे तो 1707 के बाद की कहानी है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद केंद्रीय मुगल सत्ता कमजोर हो गई, क्योंकि जहांदार शाह, फर्रुख शेर, मोहम्मद शाह रंगीला, इनके बारे में तो मत पूछे क्या क्या कहानियां हैं। जैसे आने वाले मुगल शासकों में योग्यता और दूरदर्शिता के अभाव के साथ ही कूटनीतिक दक्षता भी नहीं थी। साथ ही इस दौरान केंद्रीय सत्ता के लिए आंतरिक संघर्ष भी प्रारंभ हो गया। इन परिस्थितियों का प्रभाव मैसूर, अवध, हैदराबाद, बंगाल, महाराष्ट्र, राजस्थान, देसी प्रांतों पर पड़ा, जिनके स्थानीय सूबेदारों ने स्वयं को अनौपचारिक रूप से केंद्रीय सत्ता की अधीनता से मुक्त कर दिया था। ऑफिशियली नहीं, लेकिन अब वो निर्णय लेने लग गए थे। इस स्थिति का लाभ उठाकर भारतीय राज्यों ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया, जो पहले दिल्ली में स्थित मुगल सम्राट के अधीन होते थे। यद्यपि औरंगजेब की मृत्यु के बाद भी केंद्रीय सत्ता मुगल सम्राट में ही निहित थी, किंतु औरंगजेब के पश्चातवर्ती शासक इतने कमजोर थे कि यह केंद्रीय सत्ता औपचारिक नाम मात्र की रह गई थी। व्यवहार में बंगाल, अवध, मराठा, राजपूत जैसे शासकों ने स्वयं को केंद्रीय सत्ता के वास्तविक नियंत्रण से मुक्त कर लिया था। मुगल साम्राज्य की शक्ति कमजोर होने पर देश की राजनीतिक एकता समाप्त हो गई। देखो, राजनीतिक एकता का क्या फायदा होता था? जब मुगल सत्ता शक्तिशाली होती थी और किसी सूबेदार पर कोई भी अगर हमला कर देता था तो सूबेदार मुगल सत्ता से भी कह सकता था कि भाई आपके होते हुए हम पर हमला हो रहा है, तो मुगल सत्ता उसके खिलाफ लड़ती। मतलब इतनी शक्तिशाली सेना के खिलाफ जाने की पहले तो कोई हिम्मत नहीं करता। लेकिन जब केंद्रीय सत्ता ही पूरी तरह से कमजोर हो गई तो कहीं ना कहीं एक बाहरी व्यक्ति को भारतीय आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप करने का मौका मिला। और इसीलिए हम कहते हैं एकता और अखंडता क्यों जरूरी है। हम कहते हैं कि भारत में
एकता जब भी समाप्त हुई है, उसका लाभ भारत की बाह्य शक्तियों ने उठाया है। केंद्रीय सत्ता के कमजोर होने से न केवल विभिन्न राज्यों के सूबेदार ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया, बल्कि इनके मध्य राजनीतिक और साम्राज्य के विस्तार को लेकर संघर्ष भी प्रारंभ हो गए। चूंकि इस समय भारत में मजबूत केंद्रीय सत्ता नहीं थी तथा विभिन्न राज्य परस्पर संघर्ष में उलझे थे, इस स्थिति का लाभ उठाकर अंग्रेजों ने भारतीय राजाओं के इंटरनल मामलों में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया। फलस्वरूप ईस्ट इंडिया कंपनी अब व्यापारिक कंपनी से धीमे धीमे एक राजनीतिक शक्ति की ओर बढ़ना प्रारंभ कर देती है। और जैसे कि मैंने आपको पिछले क्लासेस में भी यह बताया था कि जब ये लोग जहाज लेकर यहां आते थे तो कई संख्या में जहाज एक साथ आते थे, अपने साथ सेना और कई सारे कर्मचारियों को लेकर आते थे। तट के किनारे भंडार गृह बनाते थे जिसको किला कहते थे, उसकी सुरक्षा के लिए वह सैनिकों को अपने साथ लेकर आते थे। तो धीमे धीमे ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों की तादाद भी इस क्षेत्र में बढ़ने लग गई थी। मोटे तौर पर मैं ये कह सकता हूं आपसे कि कहीं ना कहीं ये जो ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये धीमे धीमे अपने क्षेत्र का विस्तार करने लग गई थी। अब यहां एक इंटरेस्टिंग बात, 2017 में एक यूपीएससी मेंस का सवाल था कि सुस्पष्ट कीजिए कि मध्य 18वीं शताब्दी का भारत विखंडित राजतंत्र की छाया से किस प्रकार ग्रसित था। विखंडित मतलब एक प्रकार से एक ऐसा समय था जब भारत के हर क्षेत्र में जो स्थानीय शासक थे वे अपने आप को स्वतंत्र न केवल घोषित कर रहे थे, बल्कि उनमें अब आपसी मतभेद और आपसी कलह भी प्रारंभ हो गया था। अब कहानी का तीसरा पड़ाव बंगाल का है। पहले बंगाल की कहानी समझते। जब बंगाल की हम बात करते तो बंगाल, याद रखिएगा, न केवल संपन्नता से परिपूर्ण था, और बंगाल का मतलब आज का पश्चिम बंगाल नहीं, बल्कि आज का बिहार, बंगाल, उड़ीसा, बांग्लादेश, असम, ये आसपास का पूरा एरिया पकड़ के बंगाल सोचिएगा आप। ये बहुत ही फर्टाइल लैंड है क्योंकि यहां पर हर साल उपजाऊ मिट्टी बड़ी मात्रा में आती रहती है। तब इस कहानी के तीसरे हिस्से में बंगाल में मौका मिलता है अंग्रेजों को अपनी व्यापारिक कंपनी को राजनीतिक रूप देने का। वैसे वो ये सोच कर नहीं बैठे हैं कि हम बंगाल में शासन करेंगे, पर किस्मत और समय को कुछ और ही मंजूर था। 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु होती है तो बंगाल का जो नवाब है वो इन परिस्थितियों का लाभ उठाकर कि मुगल सत्ता अब उतनी शक्तिशाली नहीं रही, आने वाले शासक उतने दूरदर्शी नहीं हैं, बंगाल का नवाब अली वर्दी खां अपने आप को एक स्वतंत्र शासक डिक्लेयर कर देता है। अब जैसे कोई डिक्लेयर कर देता और औरंगजेब जिंदा होता तो औरंगजेब उस पर हमला कर देता, लेकिन क्योंकि जब उन्होंने स्वतंत्र डिक्लेयर किया तब मुगल दरबार में षड्यंत्रों का दौर चल रहा था, तो वो अपने ही षड्यंत्र और अपने ही राजनीति से फुर्सत नहीं थी और इसलिए वह बंगाल पर कोई विशेष ध्यान नहीं दे पाए। लेकिन अली वर्दी खां का कोई पुत्र नहीं था, उनकी बेटियां थी। उनकी सबसे छोटी बेटी का बेटा था सुजाउद्दौला। अली वर्दी खां अपना उत्तराधिकारी सुजाउद्दौला को घोषित करते हैं, पर क्योंकि जो अली वर्दी खां की दूसरी बेटी थी घसीटी बेगम, या हम कहेंगे कि ऑब्वियसली जब एक को जब पूरा राजपाट मिल रहा है तो परिवार में एक सामान्य सी प्रवृत्ति होती है, उन्हें इस बात को या उन्हें और उनके बेटे को यह ठीक नहीं लगा। कहानी में जब सुजाउद्दौला को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जाता है और सुजाउद्दौला शासन करने लगता है, तब कई सारे घटनाक्रम होते हैं। क्योंकि यहां एक कहावत यह है कि टाइटैनिक डूबा है तो किसी एक कारण से डूबा नहीं होगा, क्योंकि इतना बड़ा जहाज एक कारणों से डूब नहीं सकता। इतना बड़ा शक्तिशाली साम्राज्य जो बंगाल का प्रांत था वो किसी एक कारण से तो अंग्रेजों के हाथ में लगा नहीं होगा। कई रीजन थे। पहला था बंगाल के
राजनीतिक घराने में हुए षड्यंत्र, जिसमें शुजाउद्दौला का सेनापति, उसकी मौसी, उसका मौसी का बेटा, वहां के कुछ संपन्न लोग सब शुजाउद्दौला के खिलाफ थे। दूसरा, अंग्रेजी हुकूमत। शुजाउद्दौला ने अंग्रेजों को मुगलों के द्वारा दी गई कई प्रकार की छूट, खास करके दस्तक, कि वो बिना किसी टैक्स के बंगाल में व्यापार कर सकते थे, उस पर प्रतिबंध लगाकर उनसे टैक्स की वसूली करने के लिए कहा। तब अंग्रेजी अधिकारियों ने शुजाउद्दौला के निर्णय का सम्मान नहीं किया। शुजाउद्दौला जब उत्तराधिकारी बना तो अंग्रेजी हुकूमत, या हम कहेंगे कि अंग्रेजी कंपनी ने उन्हें कोई भेंट नहीं की, जो कि एक परंपरा थी कि नए राजा के सम्मान में स्वीकार करते हुए उनको शासक के रूप में मानते हुए कुछ भेंटें दी जाती थी। और इस प्रकार की कई ऐसी घटनाएं हुई जिसने अंग्रेजी हुकूमत या ईस्ट इंडिया कंपनी कहे और शुजाउद्दौला के रिश्तों को और भी खराब कर दिया। तब ऐसी परिस्थिति में अंग्रेजी कंपनी के कूटनीति कहें, दूरदर्शिता कहें, या फिर हमारे ही लोगों के, जब मतलब कहते हैं ना कि दाल में ही काला है तो क्या कर सकते, हमारे देश में जयचंद और विभीषण रहे हैं, तो ऐसे ही जयचंद और विभीषण बंगाल में भी थे। और इन्हें लगा कि हम केवल अंग्रेजी लोगों की मदद लेकर अपने आप को स्टैब्लिश कर देंगे। इस पूरे घटनाक्रम ने प्लासी की लड़ाई के पृष्ठभूमि को तैयार कर लिया। तो आइए जरा कहानी के तीसरे पात्र को या कहानी के तीसरे सीन को समझने की कोशिश करते हैं। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद केंद्रीय मुगल सत्ता कमजोर हो गई। इसका लाभ उठाते हुए अलीवर्दी खां, वहां के नवाब, ने स्वयं को बंगाल का स्वतंत्र नवाब घोषित कर दिया। बंगाल ने औपचारिक अथवा सांकेतिक रूप से स्वयं को केंद्रीय नियंत्रण में बना रखा, किंतु बंगाल के शासन, उत्तराधिकारी संबंधी निर्णय अब वो स्वयं लेने लगे। अंग्रेजों ने बंगाल को ही क्यों चुना? अगर एक सवाल खड़ा हो जाए कि आखिर अंग्रेजों का ध्यान बंगाल पर क्यों गया, तो उसके कई रीजन है। पहले तो भौतिक रीजन, बंगाल का क्षेत्र बहुत ही संपन्न क्षेत्र था, वो एक आर्थिक कारक है। लेकिन कलकत्ता जैसा बंदरगाह था जो कि अंग्रेजों को अपने व्यापारिक सामान को भेजने का एक बेहतर केंद्र बन गया। हुगली नदी थी जो कि हम कह सकते गंगा की जो एक ब्रांच के रूप में निकलती है, वह आंतरिक व्यापारिक मार्ग के लिए भी एक बेहतर मार्ग बन चुकी थी। हुगली नदी के रूप में व्यापारिक जलमार्ग था, आर्थिक दृष्टि से बंगाल संपन्न था। फ्रांसीसी कंपनी यहां पर उतनी ज्यादा पहुंच नहीं पाई थी जितना कि दक्षिण भारत में कर्नाटक के आसपास फ्रांसीसी कंपनी का प्रभाव था। अनुकूल राजनीतिक परिस्थितियां थी जो धीरे धीरे और अनुकूल हो रही थी। अंग्रेजों के साथ बंगाल के कई संपन्न लोग जुड़ने लगे थे जो शुजाउद्दौला के साथ खुश नहीं थे। बंगाल के संदर्भ में समस्त घटनाक्रम का दूसरा पहलू यह था कि अलीवर्दी खां का कोई पुत्र नहीं, केवल 3 पुत्रियां थी। उसने अपने जीवित रहते अपनी छोटी बेटी के पुत्र सिराजुद्दौला को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत कर दिया। यह बंगाल की बात कर रहा हूं मैं। इस मैप में आपको जो बंगाल दिख रहा है, प्लासी का जो युद्ध होता है वो भागीरथी नदी के किनारे, भागीरथी मतलब गंगा की ही हम कहेंगे शाखा। सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र। सिराजुद्दौला के अलीवर्दी खां उत्तराधिकारी बनने से उसकी मौसी घसीटी बेगम, उसका पुत्र शौकतगंज और दीवान राजवल्लभ सिराजुद्दौला के विरुद्ध हो गया। पर ऐसा ही नहीं, इसके अलावा जगत सेठ, कलकत्ता का एक सिख व्यापारी अमी चंद भी सिराजुद्दौला के खिलाफ थे। अंग्रेज भी अपने स्वार्थ को देखते हुए सिराजुद्दौला के विरुद्ध इस षड्यंत्र में शामिल हो गए। अंग्रेज क्यों इसके विरुद्ध चले गए? क्योंकि सिराजुद्दौला ने दस्तक जैसे आदेश को वापस की बात कही। सिराजुद्दौला वास्तविक रूप में अंग्रेजी हुकूमत को किसी भी प्रकार की छूट देने के लिए तैयार नहीं था। कुछ लोग एक घटनाक्रम भी कहते, उस पर भी बात करते हैं। अंग्रेजों द्वारा 1717 में फर्रुख सियर से मिले दस्तक के अधिकार का दुरुपयोग किया गया था। दस्तक एक प्रकार का फ्री पास था जो ईस्ट इंडिया कंपनी के माल को चुंगी से मुक्ति प्रदान करता था, मतलब टैक्स से फ्री होता था कि भाई टैक्स देने की जरूरत नहीं है।
अंग्रेजों द्वारा नवाब को उपहार भेंट न करना। जब सिराजुद्दौला शासक बना तो अंग्रेजी या ऐसी कई बड़ी बड़ी व्यापारिक कंपनियां होती है जो राजा के सम्मान में अलग अलग प्रकार की भेंट लेकर आती है कि भाई अब आप राजा बने हैं तो हमारी तरफ से ये भेंट स्वीकार करिए। ताजपोशी के समय नवाब को उपहार देने की परंपरा थी, जिसका अर्थ नए नवाब के प्रति सहमति और श्रद्धा प्रकट करना माना जाता था। नवाब के विरोधियों को कलकत्ता में अंग्रेजों ने शरण दी थी। नवाब के आदेश के विरुद्ध अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता की किलेबंदी जारी रखी गई, जबकि सिराजुद्दौला ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया था कि न केवल सेना आप हटा देंगे बल्कि आप किलेबंदी को भी समाप्त करेंगे। और एक घटना जो कि काल्पनिक कही जाती है, एक घटना जो कि तथाकथित कही जाती है, ब्लैक होल की घटना। ब्लैक होल की घटना है, माना जाता है, मतलब कई इतिहासकार इस पर विवाद करते हैं, 20 जून 1756 को घटित हुई थी। इस छोटी सी कोठरी में सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया था। जीवित रहने वालों में से हॉलवेल को इस घटना का रचयिता माना जाता है, केवल इकलौता बचा था। ब्लैक होल की घटना को इतिहासकारों ने संदिग्ध माना है। अब आते हैं वो युद्ध जो था प्लासी की लड़ाई का युद्ध। 23 जून 1757 ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के मध्य प्लासी का युद्ध होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव के हाथ में था। इस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय होती है। विजय होने का कारण था ईस्ट इंडिया कंपनी मीर जाफर, जो कि सिराजुद्दौला का सबसे प्रमुख सेनापति था, उसे पहले ही अपनी तरफ मिला चुकी थी। उन्हें कह चुकी थी कि आप भाग मत लीजिए, अगर हम जीतते तो हमें यहां पर शासन तो करना नहीं है, हम तो व्यापार करने आए हैं, हम आपको ही राजा बना देंगे। मीर जाफर जैसे व्यक्ति को लगा कि जब मुझे राजा बनने का मौका मिल रहा है तो क्यों हस्तक्षेप करे, तो सबसे बड़ी सेना के रूप में सिराजुद्दौला को कोई समर्थन नहीं मिल पाया। दूसरी बड़ी बात कि यहां पर जो उनके विरोधी थे, उन विरोधियों के कारण सिराजुद्दौला को कहीं ना कहीं वो जो समर्थन चाहिए था वो उतना नहीं मिल पाया और अंग्रेज षड्यंत्र के माध्यम से प्लासी का युद्ध जीत जाते हैं। यहां अंग्रेजी हुकूमत अपनी शक्ति का प्रदर्शन तो नहीं कर पाती, हाँ, लेकिन अपनी कूटनीति, अपनी दूरदर्शिता और अपने रणनीति या षड्यंत्र के माध्यम से ही सही अंग्रेजी हुकूमत भारत में एक संदेश तो दे ही देती है कि वो बंगाल के क्षेत्र में निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं। किंतु इस युद्ध को कंपनी की जीत नहीं मान सकते, क्योंकि युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी सैन्य योग्यता से नहीं बल्कि षड्यंत्र और कूटनीति से जीता था। सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर ने कंपनी का साथ दिया, अतः इस युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय हुई। युद्ध से पहले ही कंपनी ने बंगाल के सेनापति तथा प्रमुख अधिकारियों से षड्यंत्र करके अपनी ओर कर लिया था। कंपनी ने सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर को बंगाल का नया नवाब बना दिया, क्योंकि मीर जाफर ने प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया। साथ देने का मतलब होता है कि उनके खिलाफ नहीं लड़ा। अब यहां जानना जरूरी है, जब इस सिराजुद्दौला की हार होती है और मीर जाफर नवाब बनेगा तो सिराजुद्दौला को तो ऐसा लगेगा कि भाई मैं तो नवाब बिना किसी मेहनत के बन गया, रियलिटी में देखे तो। और इसका लाभ अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को होता है। सिराजुद्दौला के खजाने को मीर जाफर बहुत ही हम कहेंगे कि उत्साह से लूटता है अंग्रेजों के ऊपर। अंग्रेजी जो रॉबर्ट क्लाइव है, उनकी सेनाएं हैं, उन्हें कई प्रकार के भेंट भेजे जाते हैं और एक प्रकार से उन्हें खुश होकर दिया जाता है। ये सारा कुछ मीर जाफर के द्वारा। ईस्ट इंडिया कंपनी को तो बेहतर मुनाफा हो गया, सब कुछ सटीक चल रहा था, लेकिन अब मीर जाफर ये समझ नहीं पाया कि जिसने उसे शासन सौंपा है वह हस्तक्षेप तो करेगा। अब कई बार बंगाल में अंग्रेजी हुकूमत वहां के स्थानीय लोगों के साथ दुर्व्यवहार भी करने लगी, खास करके उनके सैनिक। कई बार ददनी की व्यवस्था, मतलब एडवांस देकर उन्हें थोड़ा सा या फिर जो भी एडवांस देकर इतना ऑर्डर दे दिया जाता था कि वो कभी पूरा नहीं हो पाएगा, और फिर उनसे बेगारी कराई जाती थी जिन कारीगरों को ऑर्डर दिया जाता था। कई बार वह चुंगी तो देते ही नहीं थे, लेकिन
बंगाल में सैन्य शासक के रूप में, या हम कहेंगे कि बंगाल में नवाब के निर्णयों को भी उतना सीरियसली या डर के रूप में ना सही, उनके खिलाफ भी कई बार कार्रवाइयां कर लेते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि हमने ही नवाब बनाया है। धीमे धीमे मीर जाफर को जब ये बात समझ में आती है तो मीर जाफर अब इसका विरोध करने लगता है। अंग्रेजी हुकूमत के जो भी अधिकारी दरबार में थे उनको भी स्पष्ट रूप से कहता है कि आप आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब अंग्रेजों को ये अखड़ने लगता है कि इसको हमने शासक बनाया और ये हम ही को जवाब दे रहा है। तब मीर जाफर का दामाद होता है मीर कासिम। मीर कासिम के साथ मिलकर पुनः षड्यंत्र करते हैं। बंगाल की दूसरी क्रांति होती है और मीर जाफर को अब पद से हटाकर, नवाब से हटाकर मीर कासिम को नवाब बनाया जाता है। मीर कासिम मीर जाफर से ज्यादा हम कहेंगे कि स्वाभिमानी व्यक्ति था, शक्तिशाली और बहादुर था, लेकिन उसे भी षड्यंत्र का कहीं ना कहीं उसने उपयोग किया है। तो जो षड्यंत्रकारी है वो तो उसका कहीं ना कहीं मोल वसूलेगा। अंग्रेजों को लगा कि मीर कासिम नवाब बना है तो हमें पुनः वैसी ही भेंटें देगा, लेकिन खजाने में इतना पैसा नहीं था कि इतनी भेंट दे सके। साथ ही साथ मीर कासिम मीर जाफर से भी ज्यादा विरोध करने लगा अंग्रेजी अधिकारियों के हस्तक्षेप करने का, उनके दरबार में, उनके आंतरिक मामलों में। अंग्रेजों को यह स्पष्ट हो गया कि मीर जाफर ही ठीक है, मीर कासिम तो सुनता ही नहीं है। तो अंग्रेजी हुकूमत ने पुनः मीर कासिम को नवाब के पद से हटाकर मीर जाफर को पुनः बंगाल का नवाब बना दिया। मीर कासिम को यह ठीक नहीं लगा। मीर कासिम अपनी कुछ सेना को लेकर अवध के नवाब से मिलता है। साथ ही साथ अवध के नवाब से मिलने के साथ मुगल दरबार में वह अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर अंग्रेजों की पूरी षड्यंत्रकारी नीति, अंग्रेजों के द्वारा उपयोग की गई बंगाल में जिस प्रकार की पॉलिसी थी उसका वर्णन करके मुगल शासक को कहता है कि आप मेरे साथ इस अंग्रेजी हुकूमत को देश से बाहर निकाल दीजिए। मुगल शासक कहता है मैं प्रत्यक्ष रूप से तो भाग नहीं लूंगा, लेकिन मेरी तरफ से मेरी सेना या मेरी सेना की एक टुकड़ी आपके साथ मदद के लिए जा सकती है। अवध का नवाब शुजाउद्दौला वो शुजाउद्दौला था, ये शुजाउद्दौला है। यह भी मीर कासिम का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि अवध का नवाब ये सोच रहा है कि अगर ये जीत गया तो बंगाल जैसे प्रांत में हमारा भी थोड़ा प्रभाव रहेगा, क्योंकि वो काफी संपन्न था। तब मीर कासिम अपनी सेना, मुगल दरबार की सेना और नवाब, अवध के नवाब की सेनाओं को लेकर अंग्रेजी हुकूमत को ललकारता है और यहां कहानी शुरू होती है बक्सर की लड़ाई की। लेकिन उसके पहले पुनः देख लेते हैं। कंपनी ने सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर को बंगाल का नया नवाब बना दिया, क्योंकि मीर जाफर ने प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया। प्लासी के युद्ध से कंपनी को आर्थिक और क्षेत्रीय लाभ भी हुआ। कंपनी की बंगाल के समृद्ध संसाधनों तक पहुंच स्थापित हुई। कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में स्वतंत्र रूप से व्यापार करने की छूट मिल गई। इस प्रकार प्लासी के युद्ध का नैतिक प्रभाव बहुत अधिक रहा तथा कंपनी के गौरव में भी वृद्धि हुई। इस युद्ध के नैतिक प्रभाव का दूसरा पक्ष यह रहा था कि इस युद्ध से बंगाल के नवाब का साहस अब उतना नहीं रहा जो अंग्रेजों के खिलाफ कुछ कदम उठा सके। प्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफर को बंगाल की गद्दी पर बिठाया गया, किंतु शीघ्र ही मीर जाफर और कंपनी के मध्य मतभेद उत्पन्न हो गए। दरअसल मीर जाफर कंपनी को निर्धारित धनराशि नहीं लौटा पा रहा था, जबकि कंपनी की ओर से धन की मांग बढ़ती जा रही थी। बंगाल की दूसरी क्रांति, अंग्रेजों को इस समय धन की बहुत जरूरत थी, अतः कंपनी ने मीर जाफर की जगह उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाने का निर्णय किया, ताकि नया नवाब बनने पर उन्हें फिर से धन मिलेगा। इस घटना को इतिहासकारों ने बंगाल के दूसरे क्रांति की संज्ञा दी। यद्यपि मीर कासिम कुटिलता से बंगाल का नवाब बना, किंतु वह एक साहसी और स्वाभिमानी शासक था। कंपनी के अनुचित हस्तक्षेप और दबाव में उसके द्वारा शासन चलाना संभव नहीं था, अतः शीघ्र ही कंपनी और उसके मध्य मतभेद उत्पन्न हो गए।
कंपनी ने पुनः मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। इस मीर कासिम अंग्रेजों के विरुद्ध हो गया। इससे मीर कासिम जो था अंग्रेजों के खिलाफ हो गया। उसने अवध के नवाब मुगल सम्राट के साथ मिलकर कंपनी के विरुद्ध गठबंधन कर लिया। बक्सर का युद्ध 22 से 23 अक्टूबर 1764। फलस्वरूप 1764 में ईस्ट इंडिया कंपनी तथा मीर कासिम अवध के नवाब मुगल सम्राट तीनों की संयुक्त सेना के बीच युद्ध हुआ। इधर से तीनों सेनाएं थी, इसलिए संयुक्त सेना। बक्सर के युद्ध के समय वेंसी टार्ट कंपनी का गवर्नर था। इसने मतलब एक प्रकार से कंपनी का नेतृत्व किया। बक्सर के युद्ध के समय अवध का नवाब शुजाउद्दौला जबकि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय था। ईस्ट इंडिया कंपनी की निर्णायक जीत होती है और ये जीत अंग्रेजी सेना की साहस की जीत कहलाएगी, क्योंकि अंग्रेजी सेना ने इस समय बंगाल में षड्यंत्र नहीं किया है। इस समय वो केवल बंगाल की सेना से नहीं लड़ रही है, बंगाल की बहुत सारे सेनापति उनके साथ थे, वह संयुक्त सेना से लड़ रहे थे। और जब वो संयुक्त सेना को हरा देंगे तो अब इसका नैतिक मैसेज नहीं जाएगा, बल्कि इसका राजनीतिक मैसेज जाएगा कि अब हमारे देश में अंग्रेजी सेना के खिलाफ जब मुगल सम्राट की सेना अवध के नवाब की सेना नहीं एक साथ जीत पाई तो अब अंग्रेजों को हराएगा कौन। अंग्रेजों की शक्ति का लोहा पूरा देश मानेगा। कहीं ना कहीं हमारे शासक अब अंग्रेजों के साथ संधि करना या उनके साथ सहयोग करने के लिए मजबूर हो जाएंगे और उनकी हिम्मत नहीं होगी कि अब वो अंग्रेजों के खिलाफ किसी भी प्रकार का षड्यंत्र या युद्ध का निर्णय ले सके। इस युद्ध ने अंग्रेजों की एक न केवल आत्मविश्वास को बढ़ा दिया, बल्कि उन्हें यह स्पष्ट करा दिया कि अब भारत ही नहीं, मतलब बंगाल ही नहीं, पूरा भारत उनके कब्जे में आने के लिए तत्पर है। यही वो समय था जब ये व्यापारिक कंपनी अब अपने आप को भारत का शासक के रूप में देखने लगी और अब वो राजनीतिक घटनाक्रम के रूप में आगे बढ़ने लगी। वस्तुतः यह कंपनी की निर्णायक जीत थी, क्योंकि प्लासी के युद्ध के दौरान षड्यंत्र के विपरीत कंपनी ने इस बार अपने सैन्य क्षमता का परिचय दिया। बक्सर के युद्ध के परिणाम क्या हुए? बक्सर के युद्ध के परिणाम महत्वपूर्ण और दूरगामी थे। बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों का बंगाल पर पूर्ण अधिकार स्थापित हो गया। इस युद्ध में अंग्रेजों ने अपनी सैन्य शक्ति का अच्छा प्रदर्शन किया, जिस कारण भारतीय शक्ति पहले की अपेक्षा अब उनका ज्यादा लोहा मानने लगी। प्लासी के युद्ध के बाद कंपनी को बंगाल में बिना कर दिए व्यापार करने की छूट मिली थी, किंतु बक्सर के युद्ध के बाद पूरे बंगाल पर कंपनी का नियंत्रण हो गया। प्लासी में तो केवल उन्हें टैक्स फ्री व्यापार करने की अनुमति थी, लेकिन अब तो बंगाल उनके हाथ में आ गया है। कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार भी मिल गया। बक्सर के युद्ध का एक बड़ा महत्व यह था कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने केवल बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया था, किंतु बक्सर के युद्ध में कंपनी ने बिना किसी षड्यंत्र और कूटनीति का सहारा लिए अवध के नवाब और मुगल सम्राट को भी हरा दिया था। बक्सर के युद्ध के बाद पुनः रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया और क्लाइव ने इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर करवाए। इलाहाबाद की संधि बंगाल के नवाब जो बनने वाले हैं उनकी तरफ से अब अंग्रेजी हुकूमत साइन करेगी। इधर मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और नवाब अवध के नवाब, ये तीनों लोग इलाहाबाद की संधि के तहत अंग्रेजों की शर्तों को मानने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि वो हारी हुई सेना के शासक हैं। इलाहाबाद की संधि 1765। बक्सर के युद्ध में जीत के बाद 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी अवध के नवाब मुगल सम्राट के साथ एक संधि करती है, जिसे इलाहाबाद की संधि के नाम से जाना जाता है। इलाहाबाद की संधि द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी कर वसूलने का अधिकार तो मिल ही जाता है। कंपनी ने अवध के नवाब को सैनिक सहायता देना स्वीकार किया, किंतु सेना का व्यय नवाब को वहन करने के लिए कहा। अब यहां से उन्होंने शुरुआत की कि अवध के नवाब से कहा कि अब आप हमारी सेना के माध्यम से ही रहेंगे और आपको हमारी सेना का खर्च उठाना पड़ेगा, आपको अपनी सेना रखने की जरूरत नहीं। वो एक्चुअल में उनकी सेना थी, उसे अब उन्होंने अपनी सेना बना लिया।
सबसे अहम बात थी कि संधि में मुगल सम्राट की भूमिका कंपनी के समक्ष बहुत कमजोर थी। भाई मुगल सम्राट हो अभी भी तुम, ठीक है तुम्हारे हाथ से बहुत सी सत्ताएं चली गई हैं, लेकिन दिल्ली की गद्दी आपके पास थी। पर यहां पर शाह आलम द्वितीय उतना शक्तिशाली नहीं महसूस होते हैं। मुगल सम्राट से संधि की शर्तें तय करके कंपनी ने स्वयं को केंद्रीय सत्ता के तौर पर स्थापित कर लिया। मुगल सम्राट को अपनी शर्तें मनवा लेना ही एक प्रकार से कंपनी की विजय थी कि अब पूरे भारत में उनको चैलेंज देने वाला कोई नहीं। एक बड़ा सवाल आपके दिमाग में आ सकता है कि सर सब कुछ हो गया था, अब तो वो सीधा शासन कर सकते थे, लेकिन अभी भी बक्सर के युद्ध और इलाहाबाद की संधि के बाद भी वो बंगाल में शासन नहीं करते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि अगर हम सीधे शासन करने आ जाएंगे तो मे भी भारत के कुछ राज्य एकजुट होकर हमारे खिलाफ पुनः प्रयास कर सकते थे। और इसलिए वो चाहते थे कि अभी हमारे हाथ में राजस्व वसूली आ गई है, पैसा आ गया है, यही हमारा बड़ा मकसद है। और इसलिए उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से बंगाल को कब्जा करने का निर्णय अभी भी नहीं लिया। अभी भी वह इनडायरेक्टली बंगाल को नियंत्रित करेंगे और बंगाल में शासन द्वैध शासन के रूप में काम प्रारंभ कराएंगे। डायार की इलाहाबाद की संधि के तहत कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी का अधिकार मिल गया, जबकि निजामत, फौजदारी संबंधी अधिकार बंगाल के अल्पवयस्क नवाब नजमुद्दौला के हाथ में था। दीवानी और निजामत संबंधी कार्यों के इस विभाजन को ही द्वैध शासन कहते हैं। मतलब टैक्स वसूलना, राजस्व वसूलने की जिम्मेदारी कंपनी ने अपने हाथ में ली, और जो भी लॉ एंड ऑर्डर है, शासन चलाने का दायित्व है, फौजदारी मामले होते हैं, उसकी जिम्मेदारी बंगाल के अल्प आयु वाले नवाब को दे दी गई। द्वैध शासन के अंतर्गत कंपनी को राजस्व वसूलने तथा बंगाल के नवाब को शासन चलाने का अधिकार दे दिया गया। यहां द्वैध शासन के दो अर्थ थे। पहला अर्थ दीवानी का अधिकार कंपनी को, जबकि निजामत संबंधी जो भी राज कार्य होते हैं वो सभी एक प्रकार से जो अधिकार थे वो मुगल सम्राट और बंगाल के नवाब पर थे। मुगल सम्राट कैसे भाई? अंग्रेजों ने चाल के तहत बंगाल को कहा कि हम मुगल के अधीन हैं, मतलब रियलिटी में मुगल शाह आलम द्वितीय उनकी शर्तों के अनुसार काम कर रहा है और बंगाल को उनके अधीन डिक्लेयर कर दिया गया, ताकि मुगल को ये लगे कि देखो इन्होंने तो हमारे अधीन करवा दिया बंगाल को। दूसरा अर्थ था दीवानी और निजामत के संबंध में वास्तविक शक्ति कंपनी के पास थी और औपचारिक रूप से दोनों कार्य मुगल सम्राट के नाम पर किए जा रहे थे। मतलब केवल ऊपरी तौर पर मुगल सम्राट था, लेकिन वास्तविक निर्णय अंग्रेजी हुकूमत ही ले रही थी। द्वैध शासन की कमियां और विफलताओं को देखते हुए संचालन समिति, जो कि कंपनी का निर्णय लेती थी, निर्देश दिया कि कंपनी अब स्वयं दीवानी वसूल करेगी। 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स के बंगाल का गवर्नर नियुक्त होते ही द्वैध शासन का अंत हो गया। अब थोड़ी कहानी समझा दूं मैं। इलाहाबाद की संधि हुई, बंगाल को मुगल सम्राट के अधीन बोल दिया गया बस नाम मात्र के लिए, और अंग्रेजों ने पूरी तरह से राजस्व वसूली का काम किया। इन्होंने राजस्व वसूली स्वयं नहीं की, बल्कि कुछ लोगों को नियुक्त कर दिया और कहा कि आप राजस्व वसूल करके लाओगे। उतना राजस्व वसूल नहीं कर पा रहे थे। 1770 आते आते कंपनी की माली हालत ठीक नहीं रह पाई, क्योंकि प्लासी की लड़ाई के बाद तो कुछ कमाई हुई थी, लेकिन बक्सर के युद्ध के बाद तो कोई कमाई नहीं हुई और संयुक्त सेना को हराया गया था। कंपनी की स्थिति अच्छी नहीं थी। अंग्रेजों को या ब्रिटेन को लग रहा था कि कंपनी तो बहुत मजबूत स्थिति में, लेकिन रियलिटी कुछ और थी। इसी दौरान कंपनी मतलब ब्रिटेन की एक बैंक से लोन की अर्जी दायर करती है, जो कि सरकार की बैंक थी। यह पार्लियामेंट में पहुंचता है अंग्रेजों के, और अंग्रेजों के इस पार्लियामेंट में जब ये बात चर्चा में आती है कि कंपनी लोन मांग रही है, तो पार्लियामेंट कंपनी को लोन देने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि कंपनी को वह नियंत्रित भी करना चाहता था। तो उन्हें तो मौका मिल गया कि कंपनी को लोन भी दे देंगे और कंपनी को कंट्रोल भी करेंगे। अब ब्रिटेन का राजा या ब्रिटेन की पार्लियामेंट, ब्रिटेन की सत्ता सीधे तौर पर ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने नियंत्रण में लेगी, पर अभी वो कंपनी को हटाएगी नहीं। कंपनी को 1857 की क्रांति के बाद हटाया जाएगा। अभी तो कंपनी को लोन दे दिया जाएगा
और कंपनी को कुछ नियमों का पालन करने के लिए, कंपनी को रेगुलेट करने के लिए ब्रिटेन की पार्लियामेंट में कंपनी के कार्यों को नियमित करने के लिए एक रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया जाएगा 1773 का। उन्हें बताया जाएगा कि यहां पर जो अंग्रेज लोग हैं उनके लिए एक कोड बनाया जाएगा जो अंग्रेजी कानून के तहत चलेगा। यहां कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना इसी के अंतर्गत की जाएगी। बंगाल का गवर्नर डिक्लेयर किया जाएगा कि वो सभी शक्तियां रखेगा जो निर्णय ले सकेगा, और कंपनी को धीमे धीमे व्यापार के साथ साथ एक राजनीतिक इकाई के रूप में बदला जाएगा कि वो हमारे देश में शासन के कार्य को बेहतर तरीके से निष्पादित कर सकेगी। नो डाउट अंग्रेज अभी भी भारत को उतना बेहतर नहीं समझते थे, तो वह जैसा भी चाहे वैसा कानून बनाकर धीमे धीमे भारत में अपनी राजनीतिक शक्ति को मजबूत करेगा। इस पूरी कहानी में यह बात क्लियरली स्पष्ट हो जाती है कि कैसे एक व्यापारिक कंपनी धीमे धीमे एक राजनीतिक शक्ति का केंद्र बिंदु बनती जा रही है। कंपनी ने स्वयं दीवानी वसूलने के बजाय बंगाल में मोहम्मद रजा खां, बिहार में राजा सिताब राय, उड़ीसा में राय दुर्लभ को नियुक्त कर दिया जो दीवानी वसूल कर कंपनी को जमा करवा देते थे। ये पहली बात थी जब द्वैत शासन था। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और कंपनी पर नियंत्रण। इंग्लैंड में कंपनी का प्रबंधन संचालन समिति द्वारा किया जाता था, मतलब इंग्लैंड में इस कंपनी को चलाने वाले लोग बैठे हुए थे जिनका नाम था स्टीयरिंग कमेटी या संचालन कमेटी, जो कि डायरेक्टरों से मिलकर बनी थी जो कंपनी के सारे निर्णय लेते थे। ब्रिटिश पार्लियामेंट कंपनी के मामलों में प्राय हस्तक्षेप नहीं करती थी। 1765 में बंगाल में दीवानी का अधिकार प्राप्त होने के बाद कंपनी के कर्मचारी भारत से धनी होकर इंग्लैंड लौटने लगे। इससे इंग्लैंड में यह जनभावना प्रचलित हो गई कि कंपनी आर्थिक दृष्टि से बहुत संपन्न है, किंतु कंपनी की आर्थिक स्थिति अत्यंत कमजोर थी, क्योंकि यहां पर जो कंपनी के जो भी कर्मचारी थे वो दो दो काम करते थे। कंपनी की नौकरी भी करते थे और खुद अपने लिए सामान खरीदकर ब्रिटेन में बेचते थे। उन्होंने खुद भी अपने घर में किराने की दुकान खोल दी थी ब्रिटेन में, तो इनका तो दोहरा लाभ था। तो ये संपन्न होकर आते थे, तो वहां के स्थानीय लोगों को इनसे ईर्ष्या होती थी। वहां के स्थानीय लोग ही नहीं, क्योंकि इस कंपनी के कई प्रतिस्पर्धी और प्रतिद्वंदी भी होंगे जो इस बात से नाराज थे कि इसी कंपनी को क्यों भारत में मौका मिल रहा है, हमें भी मौका मिले। तो ये लोग फिर ब्रिटेन की पार्लियामेंट के राजनेताओं के कान भरेंगे कंपनी के खिलाफ कि कंपनी देखो कहीं ऐसा ना हो कि इतनी शक्तिशाली हो जाए, क्योंकि भारत उनके पास आ चुका है, कल के दिन ब्रिटेन की महारानी और कल के दिन ब्रिटेन को ही अपने कब्जे में ले ले। तो उनके खिलाफ भी षड्यंत्र चल रहे थे ब्रिटेन में कंपनी के खिलाफ। अब ऐसी परिस्थिति में कंपनी ने लोन की अर्जी दायर कर दी है। कंपनी द्वारा अपने भागीदारों को लाभांश का 6.25% से बढ़ाकर 12.5% करना, मतलब उनके जो भी डायरेक्टर थे, इसके कारण कंपनी पर आर्थिक बोझ बढ़ा। इसके अलावा कंपनी के कर्मचारियों और अधिकारियों का जो प्राइवेट व्यापार की अनुमति थी, इसके कारण भी कंपनी लाभ नहीं कमा पा रही थी और कंपनी के कर्मचारियों में भ्रष्टाचार था। बंगाल, बिहार, उड़ीसा से अपेक्षित राजस्व प्राप्त नहीं हो पाया। खास करके 1770 में बंगाल में भीषण अकाल भी पड़ा था, लेकिन अकाल के बावजूद भी इन्होंने टैक्स में कोई ज्यादा छूट नहीं दी थी, बहुत टैक्स वसूल किया था। अगर आप इतिहास की किताबों को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस दौरान भी इन लोगों ने भारत से टैक्स की इतनी वसूली की थी जितना कि मतलब उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि ऐसा भी होगा। बहुत सारा लाभ इन्होंने कमा लिया था मोटे तौर पर कहे तो, लेकिन उतना नहीं जितना कि इनकी एक्सपेक्टेशन थी। और साथ ही साथ इस दौरान केवल अकाल ही पड़ने के कारण नहीं थे, अकाल इसलिए भी निर्मित हो जाते थे क्योंकि इनकी टैक्स वसूलने की जो नीति थी वो बहुत ही बुरी थी। और इसलिए जब इनके बाद जमींदारी प्रथा आएगी तो और भी स्थितियां भयानक होगी और ऐसा लगेगा कि बंगाल में अकालों की आवृत्ति बढ़ गई है। कंपनी के सैन्य खर्च में वृद्धि, क्योंकि कंपनी को मराठों आदि क्षेत्रीय शक्ति, मराठा, राजपूतों आदि क्षेत्रीय शक्तियों से अपने क्षेत्र की सुरक्षा करने हेतु अपनी सेना को मजबूत बनाना आवश्यक था। पहले आंग्ल मैसूर युद्ध, हैदर अली और ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि 1767 से 1769 के कारण कंपनी के खर्च में वृद्धि हुई थी। निष्कर्षतः कंपनी के कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति तो मजबूत थी, किंतु कंपनी आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। कर्मचारी अमीर हो रहे लेकिन कंपनी गरीब हो रही थी। कंपनी के कर्मचारियों द्वारा इंग्लैंड में धनी होकर लौटने से वहां के अभिजात्य वर्ग में उनके प्रति ईर्ष्या का मनोभाव था।
जो पहले से अमीर लोग होते हैं अब ये नए अमीर बनकर आ रहे हैं। जबकि इंग्लैंड के जनमानस में भावना प्रचलित थी कि कंपनी की आर्थिक स्थिति तो बहुत मजबूत है, इधर अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कंपनी को ऋण की जरूरत थी। कंपनी ने बैंक ऑफ इंग्लैंड से 10 लाख पाउंड के ऋण की मांग की। इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ ने कंपनी के इस अनुरोध को ब्रिटिश पार्लियामेंट में भेजा। ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा इस संबंध में 2 समितियों का गठन किया गया, एक थी सेलेक्ट कमेटी और एक थी सीक्रेट कमेटी। सीक्रेट द्वारा कंपनी के संदर्भ में व्यापक असंगतियों की जांच की गई, जबकि सेलेक्ट कमेटी द्वारा कंपनी पर ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण की बात कही गई। तो सीक्रेट कमेटी ने यह जानने की कोशिश की कि इतना कुछ होकर भी कंपनी लाभ क्यों नहीं कमा पा रही है, और दूसरा सेलेक्ट कमेटी ने यह जानने का पूरा प्रयास किया कि आखिर ब्रिटिश सरकार कैसे कंपनी को अपने नियंत्रण में ले सकेगी। अंततः 1773 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में 2 अधिनियम पारित हुए। एक अधिनियम के तहत कंपनी को 4% की ब्याज दर पर 14 लाख पाउंड का ऋण दिया गया, जबकि दूसरा अधिनियम 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने अब ईस्ट इंडिया कंपनी पर कब्जा करना शुरू कर दिया धीमे धीमे। और देखना, इन्होंने भी षड्यंत्रों से ही भारत को जीता था, इनको भी षड्यंत्र के माध्यम से ही ब्रिटेन की पार्लियामेंट हटा देगी और पूरी तरह से ब्रिटेन की पार्लियामेंट और ब्रिटेन की सरकार भारत को अपने कब्जे में 1857 की क्रांति के बाद ले लेगी। तो एक प्रकार से जैसा बोया वैसा पाया। कंपनी पर ब्रिटिश पार्लियामेंट का नियंत्रण स्थापित करना था, जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का मुख्य उद्देश्य था। संचालन समिति की संरचना में परिवर्तन करना था। कंपनी के व्यापारिक ढांचे को राजनीतिक कार्यों के संचालन के योग्य बनाना था। संचालन समिति कंपनी के बड़े शेयरधारकों का एक समूह होता है जो कंपनी के संबंध में नियम आदि बनाता है। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट भी आता है। इसके बाद कंपनी के शासन को मजबूती प्रदान करने के लिए कार्निवलिस आते हैं। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट पारित होने के बाद कार्निवलिस बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर आया। पुलिस अधीक्षक पद का यहां पर पहली बार एसपी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस पद का इन्होंने सृजन किया। कार्निवलिस कोड के माध्यम से कार्यपालिका और न्यायपालिका के झगड़े को दूर किया गया, क्योंकि इसी दौरान कई बार सुप्रीम कोर्ट ये बात कहता था कि मेरे अनुमति के बगैर आप कानून नहीं बना सकते थे। तो पिट्स इंडिया एक्ट जो आप पॉलिटी में पढ़ेंगे उसमें स्पष्ट बता दिया गया था कि गवर्नर जनरल के नियमों के लिए सुप्रीम कोर्ट की अनुमति की कोई जरूरत नहीं है। तब कार्निवलिस कोड का मतलब था कि एक प्रकार से न्यायिक सुधार को करने का कदम उठाना। कार्निवलिस कोड 1793 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अधिनियमित कानूनों का एक समूह था। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा अधिनियमित कानूनों का समूह था। इसमें नागरिक और आपराधिक कानून दोनों को शामिल किया गया था। कोड संहिता में शासन, पुलिसिंग, न्यायिक और नागरिक प्रशासन के महत्वपूर्ण प्रावधान थे। कार्निवलिस कोड का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? न्यायिक सुधारों से, भूराजस्व सुधारों से, व्यापारिक सुधारों से, हम कहेंगे कि न्यायिक सुधारों से। फिर इन्होंने जब 1773 के बाद सीधे तौर पर बंगाल का पूरा राजस्व अपने हाथ में वसूल कर ले लिया कि अब हम खुद ही टैक्स वसूलेंगे, तब इन्होंने क्या किया कि अब किसी व्यक्ति को नियुक्त करने की जगह पर छोटे छोटे क्षेत्र में जमींदारी व्यवस्था को शुरू किया, जिसको स्थायी बंदोबस्त भी कहते हैं। एक व्यक्ति जिसको ये बता दिया जाता था कि सूर्यास्त से पहले इस तारीख को आपको टैक्स जमा कर देना है, नहीं तो आपकी जमींदारी चली जाएगी। इसमें भारतीय लोग ही होते थे जमींदार, पर वो संपन्न लोग होते थे और वे लोगों जो किसान थे उनसे टैक्स वसूलते थे। जमीनों का मालिक जमींदार को माना जाता था, न कि किसान को। जो किसान टैक्स नहीं दे पाता था उसे जमीन से बर्खास्त कर दिया जाता था। और इसी का परिणाम हुआ कि भारत में किसान और जमींदारों के बीच में विवाद, नफरत, या फिर एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसानों का शोषण यहां से प्रारंभ भी होता है। परमानेंट सेटलमेंट ऑफ लैंड, भूमि का स्थायी बंदोबस्त, जमींदारी प्रथा जिसको जागीरदारी प्रथा, मालगुजारी प्रथा, बिसेबदारी प्रथा भी कहते थे।
राजस्व बोर्ड के जो अध्यक्ष सर जॉन शोर और रिकॉर्ड कीपर जेम्स ग्रांट की सहायता से इसका शुभारंभ किया गया। 1790 में 10 वर्ष के लिए लाया गया था, लेकिन जल्द ही 10 वर्ष की जगह कर दिया गया परमानेंट। उस जमाने में हमारे देश में जितनी ब्रिटिश जमीन थी उसके 19% भाग पर यह जमींदारी व्यवस्था का नियम लागू था। खास करके बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वाराणसी और उत्तरी कर्नाटक भू राजस्व के फिक्स रेट कर दी गई थी। 10/11 भाग सरकार के कोष में जमा होना था, जबकि 1/11 भाग जो जमींदार वसूल करेगा उसे देना था। सूर्यास्त का नियम था कि नियत समय पर भुगतान नहीं करने की स्थिति में जमींदार की जमींदारी से वंचित कर दिया जाता था, इसलिए जमींदार भी कोई भी रहम नहीं करते थे। एक्चुअल में अंग्रेजों का यह विचार था कि हमने अगर स्थायी और फिक्स रेट कर दिया है तो जो मुनाफा जमींदार को मिलेगा, जमींदार इससे भूमि सुधार करेगा और उससे और भी कमाई होगी तो उससे जमींदार को फायदा मिलेगा। लेकिन वास्तविक रूप में टैक्स की रेट इतनी हाई थी कि मुनाफा क्या होगा, ना किसान को मुनाफा हो रहा था, ना जमींदार को। सबसे बड़ा मुनाफा अंग्रेज ही वसूल कर पा रहे थे और इसका परिणाम हुआ कि किसानों का शोषण दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा और जो निवेश होना चाहिए था कृषि में वो निवेश भी नहीं हो पाया और इसीलिए केवल 19% भूभाग तक ये व्यवस्था अंग्रेजों ने रखी। रैयतवाड़ी बुरी व्यवस्था नहीं, एक अच्छी व्यवस्था थी। इसमें रैयत का मतलब किसान होता है, सीधे किसान को मालिकाना हक दिया गया था और ये वास्तविक रूप में ज्यादा अच्छी व्यवस्था थी। प्रत्येक पंजीकृत भूमिदार भूमि का स्वामी जो सरकार को सीधे लगान देगा। 1792 में टॉमस मुनरो के द्वारा मद्रास के 12 महल जिले में लागू किया गया। आगरा में अलेक्जेंडर रीड ने लागू किया। तो टॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड दोनों नाम याद रखना। वर्तमान का मुंबई, मद्रास एवं असम के अधिकांश भागों में लागू। वर्तमान का मतलब उस जमाने का मद्रास, वर्तमान का चेन्नई, लगभग 51% जमीन पर यही था क्योंकि यही सबसे बेहतर था। रैयत का मतलब किसान। अकाल, फसल खराब आदि की स्थिति में लगान का भुगतान करना तब भी पड़ता ही था। और तीसरा था महालवाड़ी व्यवस्था। अगर आपने लगान मूवी देखी होगी तो पूरा गांव जिम्मेदार हो जाता था उसके लिए। यहाँ पर एक व्यक्ति किसान ना होकर, जमींदार ना होकर, पूरे गांव का समूह जिम्मेदार होता था कि वह टैक्स जमा करेगा। हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा इसे लाया गया था। ये जमींदारी व्यवस्था से तो बेटर थी लेकिन रैयतवाड़ी व्यवस्था से खराब थी। भूमि पर ग्राम समुदाय का सामूहिक अधिकार होगा। समुदाय के सदस्य अलग अलग या संयुक्त रूप से लगान की अदायगी करेंगे। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब में लागू था। ब्रिटिश भारत की भूमि का 30% भाग यही था, मतलब केवल 19-30 की जगह 31% कहे तो ज्यादा सही होगा। 31% भाग पर लगभग यही था। लगान की दर कुल उपज का कई बार 80% भी हो जाती थी। 2024 में आप देखेंगे कि इसी बार सवाल आया था, कार्निवलिस द्वारा राजस्व संग्रहण के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। राजस्व संग्रहण के रैयतवाड़ी बंदोबस्त के अधीन किसानों को फसल खराब होने या प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में राजस्व भुगतान से छूट दी गई थी। गलत था। बंगाल स्थायी बंदोबस्त के अधीन यदि जमींदार नियत तिथि पर या उससे पहले राज्य को राजस्व का भुगतान करने में विफल रहता था तो उसको जमींदारी से हटा दिया जाता था। ब्रिटिश उपनिवेशिक काल में चूंकि भारत में ब्रिटेन की औद्योगिक आवश्यकता को ध्यान में रखकर फसलें उगाई जाती थी, इसलिए खाद्यान्नों की भारी कमी होने लगी और अकाल पड़ने लगा। एक कारण अकाल का ये भी था, मतलब ऐसा नहीं कि केवल बारिश की कमी का ही कारण था अकाल का। एक्चुअल में हमारे देश के किसानों को बार बार व्यापारिक फसलें उगाने के लिए मजबूर किया जाने लगा क्योंकि इस समय तक आते आते औद्योगिक क्रांति अंग्रेजी क्षेत्र में शुरू हो गई थी। वहां के बड़े बड़े उद्योगों को कपास और कच्चे माल की जरूरत थी। फिर वो कपास, नील की खेती कहो, सूती वस्त्रों की बात करें, पटसन की बात करें, जूट की बात करें, इनकी जरूरत होती थी और इसलिए वह चावल और गेहूं की जगह पर हमारे देश के किसानों को व्यापारिक कृषि करने के लिए मजबूर करते थे और इसका परिणाम होता था कि अनाज का उत्पादन अपर्याप्त होता था और परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में भूखमरी से लोगों की मौत होती थी, जो एक अकाल का रूप ले लेता था। कंपनी शासन से पूर्व भारत में पड़ने वाले अकाल का कारण धन का अभाव ना होकर यातायात के साधनों का अभाव होता था, लेकिन कंपनी शासन के कारण धन की कमी कहे, व्यापारिक कृषि का विस्तार कहे या फिर मानसून की मार कहे, ऐसे कई कारण थे। लेकिन ब्रिटिश उपनिवेशिक काल में पड़ने वाले अकाल के लिए ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति और कृषि
नीति जिम्मेदार मानी जाती है। खाद्यान्न की कमी के कारण 1866-67 में उड़ीसा में पड़े भयंकर अकाल को 19वीं सदी के अकालों में आपदा का महासागर तक कहा जाता है। आप बहुत ही दयनीय स्थिति, मतलब कई दिनों तक खाना नहीं मिल पाता था। उपनिवेशिक भारत के 18वीं शताब्दी के मध्य से क्यों अकाल पड़ने में अचानक वृद्धि देखने को मिलती है, कारण बताइए 2022 के मेंस में पूछा गया सवाल था, जिसका जवाब अब आप दे सकते हैं। कंपनी पर ब्रिटिश पार्लियामेंट का नियंत्रण स्थापित करना, संचालन समिति की संरचना में परिवर्तन करना, कंपनी के व्यापारिक ढांचे को राजनीतिक संचालन योग्य बनाना, ये वो सारे कार्य थे जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट ने फाइनली कर लिए। फिर कुछ व्यवस्था इन्होंने लाई थी, ददनी व्यवस्था। जुलाहों पर, मतलब ये लोग जो भी काम करते थे हाथ से हमारे देश में, अपने दबाव को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए कंपनी ने पेशगी रुपए देने की प्रथा चलाई, जिसे ददनी प्रथा कहते हैं। इसके तहत कंपनी के कर्मचारी जुलाहों को पेशगी देते थे और बदले में एक शर्तनामा लिखवाते थे कि वह निश्चित तिथि पर निश्चित मात्रा में निश्चित मूल्य पर कपड़ा दे देंगे, और ये संभव ही नहीं होता था, इतना वो ऑर्डर बड़ा होता था। परिणाम स्वरूप कहीं ना कहीं उन्हें बेगारी करनी पड़ती थी। तो इस तरीके से एक व्यापारिक कंपनी के नाम पर धीमे धीमे अपना प्रभुत्व कायम करते हुए एक राजनीतिक सत्ता के रूप में स्थापित हो जाती है ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी। अब यहां से शुरुआत होती है गुलामी, उपनिवेशवाद या ब्रिटिश का साम्राज्यवाद, जिसकी कहानी हम अगली कक्षा में कंप्लीट करेंगे कि कैसे फिर अंग्रेजी साम्राज्यवाद या भारत की गुलामी का दौर शुरू होता है। बाकी यदि आप सीसेट की क्लास मिस नहीं करना चाहते हैं तो सब्सक्रिप्शन और सीट सिक्योर कर लीजिए, क्योंकि हम ये चाहते हैं इस बार सीसेट में कोई कमी ना रहे। सभी को बेस्ट ऑफ लक, बाय। कमेंट्स जरूर कर